हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है अम्ल, क्षार और लवण। MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करेंगे एबिसदे वाले, जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन क्वेश्चंस के अलावा अम्ल, क्षार और लवण पे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में मिलेंगे आपको, तो स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो भी मैं क्वेश्चंस के साथ क्लियर करता चलूंगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। पहला प्रश्न है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अब अगर अम्लों की परिभाषा की बात करें तो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन अपने जलीय विलयन में देते हैं। एक तो ये परिभाषा है जो आर्यनियस ने दी थी। दूसरी परिभाषा जो बोरी और ब्रोंस्टेड की है, उस परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन वो है जो प्रोटॉन दे सकता है, अम्ल वो है जो प्रोटॉन दे सकता है। जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है और जो प्रोटॉन दे सकता है वो अम्ल है। तो अगर इस परिभाषा के हिसाब से यहां देखा जाए तो अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं। जो प्रोटॉन देता है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, नहीं। OH- हाइड्रोक्साइड आयन देता है, नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्योंकि अम्ल प्रोटॉन देता है। या तो ये परिभाषा है आधुनिक संकल्पना जो बोरी और ब्रोंस्टेड की है वो, या आर्यनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं कि क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो देखो, क्षार वह लोरी और ब्रोंस्टेड के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन लेता है, जो प्रोटॉन लेता है, ग्रहण करता है, वो क्षार है। या जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन? देखो, प्रोटॉन देता है, नहीं। प्रोटॉन तो अम्ल देता है। इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं। प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये ऑप्शन सही है। तो क्षार वह जो प्रोटॉन ग्रहण करता है और अम्ल वह जो प्रोटॉन देता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है अम्ल, नहीं। क्षार, नहीं। लवण, या ऑप्शन डी लवण एवं जल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होने वाली वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो अम्ल जिसमें हमेशा एक लवण और जल बनता है। उदाहरण से समझते हैं। देखो, अम्ल है HCl और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन दोनों के आपस में अभिक्रिया से एक लवण बन जाएगा Na और Cl से NaCl, जो खाने का नमक, साधारण नमक होता है। और एक जल का अणु, यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर बन जाएगा H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अनील। इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? अनील। अम्ल करता है नीले को लाल, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, क्षार सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, शुद्ध जल का pH होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH होता है 6.4, नहीं। 6.6 ये भी नहीं है। 7 और 8, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 7। शुद्ध जल का pH 7 होता है। 7 से कम अगर pH है तो वो अम्ल है। 7 से कम पर pH अम्ल होती है। 7 से कम पर pH अम्ल होते हैं और 7 pH उदासीन विलयन की होती है और शुद्ध जल उदासीन होता है। 7 पर जो है वो उदासीन है और 7 से अधिक pH पर क्षार होते हैं। 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और तो शुद्ध जल की pH हो जाएगी 7। pH के मान का निर्धारण किसने किया? ये अगला प्रश्न है। यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम है। तो pH का निर्धारण किसने किया? लेवाजियर ने किया, प्रिस्टले ने किया, सोरेनसन ने किया, कैवेंडिश ने किया। तो सही उत्तर है सोरेनसन। सोरेनसन ने pH के मान का निर्धारण किया था। जो pH मान निकालते हैं ना, pH क्या होता है? pH होता है, pH इज लघु गुणक होता है किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। यानी जैसे मान लो हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता जितनी भी है नेगेटिव में, जैसे मान लो किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 है। ठीक है, मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर होती है, ये इसकी इकाई होती है, मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो घात आ रही है ना, ये माइनस में, यही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये pH हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁻5 है। तो इस विलयन की pH कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस विलयन की pH 5 हो जाएगी और 5 pH पर क्या होता है? अम्लीय। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
ही उसकी pH हो जाएगी। यानी सांद्रता की जो घात होती है वो घात, यहाँ पर अगर -5 है तो pH 5 है, अगर यहाँ पर -7 आ गया तो उस विलयन की pH 7 होगी, अगर यहाँ पर 10 की घात -8 है तो उस विलयन की pH 8 होगी। जितनी घात होती है वो उसकी pH हो जाती है। अगला प्रश्न है दूध का pH मान होता है। तो देखो दूध कैसा होता है, हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय, उदासीन, कैसा विलयन होता है। तो दूध का pH 6.6, 6.1, 7.4 और 8। तो हमें याद रखना है कि दूध हल्का अम्लीय होता है और 7 पर होता है उदासीन, तो 7 से थोड़ी कम यानी 6.5 के आसपास दूध की pH होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ज़्यादा सही है। 6.1 भी है लेकिन 6.6 ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि 6.5 के आसपास ये है। 7.4 ये तो क्षारीय हो गया, 8 ये भी क्षारीय हो गया, हल्का क्षारीय हो गया। तो दूध हल्का अम्लीय होता है, 6.5 होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दूध खट्टा होता जाता है, खराब होता जाता है, उसकी pH और कम होती जाती है, 5.5 और कम होती जाती है। इस तरह से अम्लीय pH की तरफ ये शिफ्ट होता जाता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न की मोहर लवण है। तो मोहर लवण और फिटकरी ये दोनों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोहर लवण और फिटकरी दोनों द्विक लवण है जो 2 लवणों से बने हुए होते हैं। 2 लवणों का के जलीय विलयन का वाष्पीकरण कराने पर वो जल तो वाष्प बन के उड़ जाता है और पीछे रह जाता है द्विक लवण। जैसे फिटकरी K2SO4 Al2SO4 ये एक द्विक लवण था। इसी तरह से मोहर लवण K2SO4 Al2SO4 3 24H2 या 24 जल के क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। इसी तरह से मोहर लवण और ये जो फिटकरी है ये दोनों के दोनों कैसे लवण है, ये द्विक लवण है। कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड, डेवी और लोरी। तो ये सबसे पहले कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सबसे पहले कहा था डेवी ने। यहाँ पर सही उत्तर है डेवी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डेवी ने ये बात कही थी सबसे पहले। और हमें पता है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। हाइड्रोजन कॉमन होती है सभी अम्लों में। क्या कॉमन होती है, क्या सामान्य है, हाइड्रोजन तत्व कॉमन है, सभी में हाइड्रोजन होती है। इसीलिए तो सारे के सारे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो भी अम्ल है वो किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी अम्लों के पास में क्या है, हाइड्रोजन है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था ग्राहम ने। सही ऑप्शन ग्राहम है यहाँ पर। क्षारीय विलयन का pH मान होता है सदा ही। तो क्षारीय विलयन के pH का मान सदा ही 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो 7 pH पर उदासीन होता है, 7 से अगर कम pH है तो अम्ल है, और 7 से अगर अधिक pH है तो वो क्षार है। तो क्षारों का pH का मान हमेशा ही 7 से अधिक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बी लिखा गया है इसको। और अगला हमारा प्रश्न है 13वां कि अम्लीय विलयन के pH का मान सदा ही होता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय विलयन के pH का मान सदा ही 7 से कम होता है, और 7 हमेशा उदासीन होता है, और 7 से अधिक हमेशा क्षारीय विलयन होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षारों की आधुनिक संकल्पना क्या है। तो देखो जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल है, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षारक होते हैं। ये अम्ल और क्षारों की आधुनिक संकल्पना है। और अगला ही प्रश्न है कि आधुनिक संकल्पना किसने दी है। तो ये लोरी और ब्रॉन्स्टेड ने 1923 में दी। आप ध्यान रखना, आधुनिक संकल्पना के अनुसार अम्ल वो है जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षारक है। ये लोरी और ब्रॉन्स्टेड ने दी थी 1923 में आधुनिक संकल्पना। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, क्यों। कोई भी अम्ल है उसका अगर तनुकरण करेंगे यानी उसको तनु करेंगे तो पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी में अम्ल मिलाया जाता है, यानी पहले पानी लिया जाएगा और उस पानी में धीरे धीरे बूंद बूंद करके दीवार के सहारे, प्रगनली की दीवार के सहारे एक एक बूंद करके इसमें अम्ल मिलाया जाएगा। क्यों मिलाया जाएगा, तो उसका उत्तर यह है, इसका उल्टा क्यों नहीं, यानी अम्ल में पानी क्यों नहीं मिलाएंगे हम, पानी में ही अम्ल क्यों मिलाएंगे। पानी में ही अम्ल मिलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है वह ऊष्मा जो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो अम्ल की बजाय पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, यानी पानी का 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा चाहिए। और ये प्रक्रिया, तनुकरण की जो प्रक्रिया, किसी अम्ल को तनु बनाने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत अधिक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और अगर हम अम्ल में पानी मिलाएंगे तो पूरा अम्ल एक साथ अभिक्रिया करेगा उस पानी के साथ और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए अम्ल है वहाँ पर, और अम्ल की विशिष्ट ऊष्मा कम है, तो वो अम्ल जो है वो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से कुछ अम्ल, वो पानी जो हम मिलाएंगे वो पानी वेपोराइज हो जाएगा, वाष्प बन के बाहर छिटक सकता है, इससे हम जल सकते हैं। जबकि पानी के अंदर अम्ल मिलाने से जो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को ये पानी अवशोषित कर लेगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है इसलिए, और तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा।
इसलिए ये बाहर छलकने का चांसेस नहीं है। इसलिए हमें तनुकरण कैसे करना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होगा। जल में, ये जल है H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर कौन से प्रकृति का सोडा वाटर, जो सोडा वाटर बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखो, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये अधातु ऑक्साइड है। कार्बन एक अधातु है और इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से अधातु ऑक्साइड बना। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जल तो उदासीन होता है, तो अम्लीय प्रकृति, तो यहाँ पर अम्ल बनेगा। H2 और CO2 के अभिक्रिया से यहाँ पर कार्बनिक अम्ल बन जाएगा H2CO3। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा ये। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो कोको कोला और ये जो पेय होते हैं, इनका खट्टा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। अगला प्रश्न है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन अधिक तेज अम्ल है, मतलब कौन अधिक तेज है। तेज का मतलब यहाँ पर है कि कौन अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। तो देखो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर अधिक तेज अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, देखो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये तो है फॉर्मिक अम्ल। और CH3CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये दोनों ही ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH। ठीक है, ये इनका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। और यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है। ये मिथेनोइक अम्ल है और ये इथेनोइक अम्ल है। दो कार्बन है तो इथेनोइक अम्ल है, तो मिथेनोइक और इथेनोइक अम्ल है। यहाँ पर ज़्यादा तेज अम्ल फॉर्मिक अम्ल HCH है। चींटी के डंक में यही मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में क्या समानता, अब इनमें समानता क्या है। तो देखो दोनों ही कार्बनिक है और दोनों ही दुर्बल अम्ल है, दोनों ही दुर्बल अम्ल है। इनकी pH जो होती है वो 5 के आसपास होती है, 5 से ज़्यादा ही होती है। और दुर्बल अम्ल है और दोनों के दोनों कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि दोनों के दोनों ओइक, ये COOH ग्रुप होता है दोनों में, तो दोनों के दोनों कार्बनिक अम्ल है। ये फॉर्मिक अम्ल हो गया और ये C2H एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो दोनों में ये कार्बनिक अम्ल है COH, और दोनों के दोनों ही कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का क्या कारण होता है। तो मांसपेशियों में थकान इसलिए होती है क्योंकि अधिक देर तक हम जब शारीरिक श्रम करते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल C3H6O3, लैक्टिक अम्ल C3H6O3 का संचय हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ये लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का, जो हमारी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता वहाँ पर। और ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, तो जब ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल बनता है और ATP के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जब शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन, क्योंकि गहरी सांसें ले रहा है वो आदमी शारीरिक श्रम के साथ में, तो डीप ब्रीथिंग भी होती है, फिर भी ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन बाहर से पूर्ति नहीं हो पा रही। जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो इसमें ऑक्सीय शोषण ना होकर अनोक्सीय शोषण भी हो जाता है। अनोक्सीय शोषण हो जाता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही इसका अपघटन हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी ऊर्जा कम बनती है ऑक्सीय शोषण के बजाय, और यहाँ पर ये ना बन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बन के एक मध्य उत्पाद बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल C3H6O3। जब बाद में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी, तब वापस लैक्टिक एसिड का विघटन इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और जब पूरा लैक्टिक एसिड का विघटन हो जाएगा तो वो दर्द से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दर्द से छुटकारा लेने के लिए क्या करना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, मसाज करनी चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से और मसाज करने से मांसपेशियों में रक्त का संचार अधिक होगा। और जब रक्त का संचार अधिक होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उसको, उन मांसपेशियों को। जब ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल जाएगी तो इसका आगे विघटन पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो लंबे समय तक कठोर परिश्रम से मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है, पेशियों में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का संचय होता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है वह लैक्टिक एसिड ही होता है C3H6O3। अगला प्रश्न देखते हैं कि नींबू का खट्टापन किस पदार्थ के कारण होता है। तो सिट्रिक एसिड, हमें पता है नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O7। तो सिट्रिक एसिड की वजह से नींबू में खट्टापन होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है C3H6O3। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगला प्रश्न है। तो ब्यूटेनोइक एसिड, नोइक एसिड यानी ओइक एसिड COOH। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। एक कार्बन ये हो गया, इसके साथ में 1 2 3 टोटल 4 कार्बन होते हैं, यानी C4H8O2 इसका सूत्र था, ये O2। बाकी 8 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ, 5
2 या 7 और 1 या 8। तो C4H8O2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड होता है किसमें? मक्खन में। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटायरिक या ब्यूटेनोइक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बात बताया कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है? ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3, 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 ये लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है? C3H6O3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अचार के परिरक्षण हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? अचार को परिरक्षित करने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ये CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। तो अचार के परिरक्षण के लिए एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है मेलिक अम्ल। और मेलिक अम्ल का सूत्र है C4H6O5। अगला प्रश्न, शीतल पेयों व सोडा वाटर में घुलित अम्ल कौन सा होता है? तो कार्बनिक अम्ल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि शीतल पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिक्स करके कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है। इसको जब मिक्स किया जाता है तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनता है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अगला प्रश्न है, अंगूर में पाया जाने वाला, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला। तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो है इमली वाला ही, यानी जो इमली में होता है, तो टार्टरिक अम्ल। हालांकि अंगूर में सिट्रिक अम्ल भी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में 90% के आसपास केवल इसमें टार्टरिक अम्ल ही होता है। टार्टरिक अम्ल C4H6O6, ये इसका सूत्र है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखना, फोटोग्राफी में हमेशा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, इससे बेकिंग सोडा, ये जो NaHCO3 होता है, ये बेकिंग सोडा है, इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। क्योंकि ये हल्का क्षारीय है, इसलिए कड़वा कसेला स्वाद देता है। इसके कड़वेपन को खत्म करने के लिए इसमें किसी खाद्य अम्ल जैसे इमली इसमें मिश्रित कर देता है। तो इनको मिश्रित करके बनाया जाता है, टार्टरिक अम्ल को मिश्रित करके बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। सोडे से पाउडर बनाया जाता है SP, पहले सोडा फिर पाउडर। ये सोडा है NaHCO3 इतना। इसके साथ में जब कोई खाद्य अम्ल, क्योंकि वो हाइड्रोजन देकर इसके कड़वेपन को खत्म करेगा, जैसे टार्टरिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण कहलाएगा बेकिंग पाउडर। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पहले सोडा फिर पाउडर। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। HCOOH मिथेनोइक एसिड, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड है ये। COOH जो है ये ओइक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक हाइड्रोजन के साथ ये मिथेनोइक एसिड, एक ही कार्बन है, इसलिए मीथेन से मिथेनोइक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न है, तो टार्टरिक अम्ल है इमली में, और टार्टरिक अम्ल, इमली का ही प्रयोग हम बेकिंग पाउडर निर्माण में करते हैं। और टार्टरिक अम्ल ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंगूर में। कपड़े से स्याही और जंग के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, तो दाग धब्बे छुड़ाने वाला ऑक्जेलिक अम्ल है, याद रखना। फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, और कपड़ों से स्याही के और जंग के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्षारकों की क्षारीयता के गुण के लिए क्या उत्तरदायी होता है? अगला प्रश्न है, तो क्षारकों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन, जलीय विलयन में क्षारक वो है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इसकी वजह से वो क्षार है। यानी क्षारकों के जो क्षारीयता का गुण है उसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन रेस्पॉन्सिबल है, और अम्लों की अम्लीयता का जो गुण है उसके लिए हाइड्रोजन आयन रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, इसलिए अम्ल है। और क्षार इसलिए है, या क्षार के क्षारीयता का गुण इसलिए है क्योंकि वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन मुक्त करते हैं, देते हैं, इसलिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जल की कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम का वह कौन सा पदार्थ यौगिक है जो सोडियम का वह कौन सा यौगिक है जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग भी किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कोल्तोफ क्या है? तो कोल्तोफ एक सार्वत्रिक सूचक है। कोल्तोफ एक सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यानी जिससे pH ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। pH पेपर के रूप में आते हैं सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, और उस पर अलग अलग रंग होते हैं। 7 pH पर हरा रंग होता है जो उदासीन होता है, और
1-2 pH पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होते हैं वहाँ पर लाल चटक लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। और 14 पे pH पे क्षार होता है और यहाँ पर बैंगनी रंग होता है। तो ये रंग भी आपको ध्यान रखना है। हरा रंग होता है 7 पे उदासीन पे, लाल रंग होता है अम्लीय pH के लिए 1, 2, 3 pH के लिए, फिर ये लाल लाइट होता जाता है, हल्का होता जाता है। इसी तरह से बैंगनी रंग, गहरा बैंगनी रंग होता है 14 पे क्षारों की pH के लिए। तो कोलटोप एक सर्वव्यापी सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच मान का ज्ञान किन उद्योगों के लिए आवश्यक है? तो ये देखो, ये इंडस्ट्रीज है, उद्योग है जहाँ पर पीएच का ज्ञान होना जरूरी है। औषधि में, इंडस्ट्रीज में क्योंकि क्षारीय या अम्लीय है, कागज में, चीनी में, शराब में, शीतल पेयों में और आदि खाद्य पदार्थों के निर्माण से संबंधित चिकित्सा में और चिकित्सा में, इन उद्योगों में पीएच मान का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि एक विलीन की कुछ बूंदें सार्वत्रिक सूचक पत्र पर गिराई जाती है और यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी जो सार्वत्रिक सूचक पत्र है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया बैंगनी रंग है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि विलेन का पीएच 14 के आसपास है, अर्थात एक प्रबल क्षार है। बैंगनी रंग क्षार 14 पे, ये रंग इस पे बैंगनी रंग आता है। 7 पे हरा रंग आता है जो उदासीन है, और 1 और 2 के आसपास लाल रंग आता है जो प्रबल अम्लीय होता है, और 14 पे बैंगनी रंग आता है। ये मैंने अभी आपको बताया। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सार्वत्रिक सूचक पत्र है उस पर इस तरह से रंग आते हैं। एक विलीन की पीएच का मान 6 और दूसरे का पीएच का मान 8 है। बताओ किस विलीन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो जिस विलीन में पीएच का मान कम है, अर्थात 6 पीएच वाले विलीन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और 6 पीएच है तो वो अम्ल हो जाएगा, और 8 पीएच वाला क्षार हो जाएगा, क्योंकि 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम पे अम्ल और 7 से अधिक पर क्षार है। देखो, पीएच का मान का मतलब भी यही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब पीएच का मान होता है 1 से लेकर 14 तक। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है यहाँ पर, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है यहाँ पर 14 पर। जैसे जैसे हम 1 से 14 की तरफ जाते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH- की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH 1 पर होगी, pH 1 पर। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने से निकला अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो इसे नदी में गिराने से पूर्व क्या करना चाहिए? देखो, अम्लीय प्रकृति का है तो इसका उपचार करके इसको उदासीन करना चाहिए, क्योंकि अगर अम्लीय प्रकृति के पदार्थ को नदी में गिरा देंगे तो नदी में रहने वाले जो जलीय जीव है वो अम्लीय जल होने की वजह से उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि यदि किसी क्षारीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ को नदी में गिराने से पहले उसे क्या करना चाहिए? क्षारीय पदार्थ से मिलाकर उदासीन करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए क्षारीय पदार्थ के साथ, बेसिक सब्सटेंस के साथ, और किसी फिल्टर से ठोस अपशिष्टों को भी छान लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि घी की प्रकृति क्या है? घी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन किस प्रकृति का होता है? तो देखो, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच का मान 6.5 के लगभग होता है, यानी घी की पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है, और 6.5 एक दुर्बल अम्ल है, 7 पे उदासीन है, और इससे जस्ट कम दुर्बल अम्ल होंगे तो 6.5 घी की पीएच है, और ये हल्का अम्लीय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वर्षा के जल का मान, वर्षा जल का पीएच का मान कितना होने पर उसे अम्लीय वर्षा की संज्ञा देंगे, यानी अम्लीय वर्षा के लिए कितनी पीएच होनी चाहिए? तो 5.5 या इससे कम अगर पीएच है बारिश के जल की तो वो बारिश हो जाएगी अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायुमंडल में, वायु में उपस्थित ये गैसें। कौन कौन सी गैसें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे ज़्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, क्योंकि ये गैसें अपने संगत अम्ल बनाएगी जल के साथ अभिक्रिया करके। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा H2SO4, और N2 नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल HNO3 बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल H2CO3 बन जाएगा। तो ये अम्ल जब जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरेंगे तो वो बारिश हो जाएगी अम्ल वर्षा या अम्लीय बारिश, एसिड रेन। अगला प्रश्न है कि दांतों का बाहरी आवरण इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इनेमल कठोरतम पदार्थ है जिससे हमारे दांत की बाहरी परत बनी होती है। तो ये इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो एक लवण है, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, फॉस्फेट की 3 होती है, इसलिए फॉस्फेट की संयोजकता कैल्शियम के बाद Ca3 और PO4 के बाद में ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 2, कैल्शियम की संयोजकता Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न यही है इनेमल से संबंधित कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांतों का बाहरी आवरण इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल। अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमें पता है कि जठर रस में यानी आमाशय में, जठर यानी आमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और HCl का यहाँ पर क्या काम है? HCl का यहाँ पर काम है भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारना, जीवाणु और इस तरह के जो भी
सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आ जाते हैं, उनको ये अम्लीय माध्यम में ये उनको मारना, किल करने का काम करता है। इसके अलावा पेप्सिनोजन एक उसको सक्रिय करके पेप्सिन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन जो अक्रिय एंजाइम है वो पेप्सिन में बदल जाता है, जो कि सक्रिय एंजाइम है, और ये पेप्सिन फिर प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो ये भी हाइड्रोक्लोरिक का काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक श्रवण से अम्लता या एसिडिटी हो जाती है, जिससे सीने में दर्द, खट्टी डकारें, जलन महसूस होती है। और अम्लता के उपचार के लिए हमें बाहर से क्या लेना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए, प्रति अम्ल लेना चाहिए। जो इनू पीते हैं उसमें प्रति अम्ल होता है। अब प्रति अम्ल पदार्थ कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है, 2 पदार्थ है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रति अम्ल पदार्थ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा प्रति अम्ल पदार्थ जो है वो है हमारा बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ये भी हल्का क्षारीय होता है, इसलिए इन दोनों को प्रति अम्ल के रूप में काम में लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। कभी कभी झीलों में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्यों? अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये होता है एक क्षारीय पदार्थ। और क्षारीय पदार्थ का छिड़काव क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि कुछ क्षेत्रों में अधिक पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, जिससे जलाशयों के pH का मान घट जाता है, 7 से कम हो जाता है, अर्थात अम्लीयता बढ़ जाती है और जलीय जीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जलाशयों के pH के मान को बढ़ाने के लिए अर्थात अम्लीयता घटाने हेतु क्षारीय प्रकृति के कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों ही क्षारीय प्रकृति के पदार्थ है। तो अगर किसी खेत में कोई किसान चूना मिला रहा है, मतलब उसके खेत की जो मिट्टी है वो कैसी है? अम्लीय है। उसको क्षारीय करने के लिए बाहर से चूना मिला रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहा है, चौक मिला रहा है, चौक का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का क्यों है, इसको समझते देखो। कैल्शियम कार्बोनेट की क्षारीय प्रकृति क्यों है? तो क्षारीय प्रकृति कैल्शियम कार्बोनेट की इसलिए है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? अगर इसके जलीय विलयन में अगर हम इसको घोले CaCO3 + H2O, तो आप इसके अम्ल और क्षार को पता लगाओ कि कौन सा प्रबल है, अम्ल है कि क्षार, क्या प्रबल है। तो यहाँ पर कैल्शियम OH के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH2, ये क्षार हो गया। और अम्ल क्या बन गया? H2 और CO3 से कार्बनिक अम्ल बन गया। अब हमें पता है कि कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो अम्ल तो यहाँ पर है दुर्बल और क्षार है प्रबल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार होते हैं, NaOH, KOH और ये तो प्रबल क्षार से बना है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। इस लवण की प्रकृति, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो ये हमने भी बात करी थी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, N2O, NO इनकी वजह से होती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा सॉइल का pH का मान कितना होना चाहिए? तो पौधे ना तो बहुत ज़्यादा अम्लीय pH में और ना बहुत ज़्यादा क्षारीय pH में ग्रोथ करते हैं, वो उदासीन के आसपास यानी 7 के आसपास। जब मृदा की pH 7 के आसपास होती है उदासीन, यानी थोड़ी कम भी चल सकती है, 6.5 से 7.5 तक, इस pH पर पौधे सबसे अधिक अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छी वृद्धि उनमें होती है। क्षारीय मृदा की क्या पहचान है? तो क्षारीय मृदा की पहचान उसके pH से करेंगे। उसकी pH क्षारीय pH होगी यानी 7 से अधिक होगी, तो मृदा का pH 8 से अधिक होना क्षारीय pH है। इसी तरह से अम्लीय मृदा की क्या पहचान है? कि उसकी pH अम्लीय होगी यानी 7 से कम होगी। अगला प्रश्न है कि किसी उर्वरक विशेष के अधिक प्रयोग का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कोई उर्वरक है, कोई विशेष उर्वरक जैसे यूरिया का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉइल टेक्सचर पर क्या इफेक्ट होगा? तो मृदा का pH मान उर्वरक की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ जाएगा, अर्थात मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता घट या बढ़ सकती है। जो उर्वरक हम प्रयोग करें अगर वो अम्लीय उर्वरक है तो इससे मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी, pH परिवर्तन हो जाएगी। अगर वो क्षारीय प्रकृति का है तो उसकी क्षारीयता बढ़ जाएगी। अम्लीय मृदा के उपचारार्थ कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? अम्लीय मृदा के उपचार के लिए क्षारीय पदार्थ मिलाना चाहिए, और अभी मैंने आपको बताया क्षारीय पदार्थ क्या है? चूना, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आदि क्षारीय रसायनों का प्रयोग करना चाहिए अम्लीय मृदा के उपचारार्थ। क्विकलाइम चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना स्लैक्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट चौक CaCO3 का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये क्षारीय पदार्थ है जो अम्लीय मृदा के
उपचार के लिए काम में आएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षारीय मृदा के उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्षारीय मृदा के उपचार के लिए हमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाना चाहिए। तो क्षारीय मृदा के लिए अम्लीय पदार्थ क्या है जो अम्ल उत्पन्न करेंगे, तो वो जैविक खाद, कार्बनिक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर अगर हम वहाँ पर ऐड करेंगे, सोइल में, ज़मीन में, मिट्टी में मिलाएंगे तो इनसे अम्ल उत्पन्न होंगे और वो क्षारीय पीएच को कम कर देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चूना, चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट किस लिए मिलाए जाते हैं, मृदा की अम्लता को कम करने के लिए। और कंपोस्ट, जैविक खाद किस लिए मिलाई जाती है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर हेतु उपयुक्त पीएच प्रास, पीएच रेंज क्या है। हमारे शरीर के लिए जो पीएच प्रास है हमारे शरीर की, तो वो 7 से 7.8 है, यानी 7 से लेकर 7.8 तक हमारी पीएच प्रास होती है। इस प्रास में हमारा शरीर में अधिकतर जो विलयन होते हैं वो इसी प्रास में होते हैं। तो हमारे शरीर का पीएच का मान यही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अम्लीय पीएच पर भी सही नहीं है और बहुत ज़्यादा क्षारीय पीएच भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस पदार्थ से बना है। तो देखो, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले और श्वेत बादल है। बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल है वहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर प्रभावित अंग पर बेकिंग सोडा लगाने से जलन में आराम मिलता है, क्यों। मधुमक्खी के डंक की प्रकृति आपको मालूम होनी चाहिए। तो मधुमक्खी के डंक की प्रकृति होती है अम्लीय, और अम्लीय प्रभाव को खत्म कर सकता है क्षार, इसलिए बेकिंग सोडा होता है हल्का क्षारीय। तो बेकिंग सोडा वहाँ पर अप्लाई करने पर, लगाने से आराम मिलता है जलन में, क्योंकि उदासीनीकरण हो जाता है और अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो मधुमक्खी का डंक मारकर शरीर में अम्ल छोड़ती है, ज़्यादातर ये मिथेनॉइक अम्ल होता है, जैसे जलन पैदा होती है। और बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, दुर्बल क्षार है, इसलिए इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी और अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो जब भी मधुमक्खी काटे आपको वहाँ पर कोई क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा या चूना, लेकिन चूना बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, चूने के पानी से आप उसको धो सकते हो। सबसे अच्छा उपाय है साबुन कपड़े धोने या नहाने का जो साबुन होता है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो उस जगह को आप साबुन से अच्छी तरह से खूब पानी के साथ में, खूब साबुन के साथ में 10-15 मिनट तक धोते रहिए, इससे रिलीफ मिल जाएगी, आराम आ जाएगा आपको। अच्छा, इसके साथ में एक और है ततैया, बर जिसको कहते हैं वास्प, इसका डंक काटने पर हम सिरका लगाना चाहिए। देखो, दोनों की प्रकृति विपरीत है। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो बाहर से साबुन या बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का कुछ हमें लगाना चाहिए। और बर ततैया के काटने से, क्योंकि ततैया का जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो क्षार को खत्म करने के लिए बाहर से अम्लीय प्रकृति के पदार्थ को लगाना चाहिए, रगड़ना चाहिए। तो सिरका हम काम में ले सकते हैं, रसोई में सिरका होता है, एसिटिक एसिड होता है सिरका में, CH3COOH, या नींबू हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, नींबू, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो अम्लीय पदार्थ का उपयोग करना चाहिए बर के काटने पर, और मधुमक्खी के काटने पर क्षारीय पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। टूथपेस्ट भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो टूथपेस्ट का उपयोग भी हम यहाँ कर सकते हैं। साबुन सबसे बेस्ट है मधुमक्खी के लिए, और ततैया के लिए नींबू रगड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चींटी के काटने पर किस अम्ल के कारण जलन महसूस होती है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, मीथेनोइक एसिड HCOOH, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। पीएच मूल्य यानी पीएच वैल्यू क्या दर्शाता है, अगला प्रश्न है। तो पीएच वैल्यू क्या दर्शाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दर्शाती है। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यही तो पीएच दर्शाता है। पीएच क्या है, पीएच इज द लॉगरिथम, लघु गुणक किसका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का, H+ की सांद्रता का। एक बफर विलयन जिसकी पीएच 4 है, अगर इसमें कुछ अम्ल जिसकी पीएच 3 है अगर मिलाया जाता है तो बफर विलयन के पीएच कितना होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है सबसे पहले तो कि बफर विलयन क्या होता है। तो देखो, बफर विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो अपनी पीएच के मान में बिना परिवर्तन किए अल्प मात्रा में किसी क्षार या अम्ल को घोल सकता है। यानी अगर उसमें थोड़ा अम्ल या थोड़ा क्षार मिलाएंगे तो उसके पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता। इस तरह का विलयन बफर विलयन कहलाता है। तो बफर विलयन की खास बात यही है, इसमें कुछ अम्ल मिलाया जाता है, बहुत अधिक नहीं, कुछ अम्ल या कुछ क्षार मिलाएंगे तो इसकी पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी पीएच उतनी रहेगी। इसलिए बफर विलयन की पीएच यहाँ 4 है और उसमें 3 पीएच का अगर अम्ल मिला रहे तो उसकी पीएच घटेगी नहीं, 4 ही रहेगी। अगला प्रश्न है कि मुख में उपस्थित लार का पीएच का मान सामान्यतः कितना होता है। तो ये सामान्यतः पीएच का मान, मुख की लार की पीएच का मान 7.5 के आसपास होता है, यानी हल्का क्षारीय। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में खाने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमने जो खाना खाया है वो कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ज़्यादातर अम्लीय प्रकृति का होता है खाना, तो खाना खाने के बाद इस पीएच थोड़ी सी कम हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है।
अगला प्रश्न है, ये लवण वाले में मैंने आपको बताया था, लवण वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि मानव शरीर में मांसपेशियों की गति के लिए कौन सा लवण सहायक है। तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक मांसपेशियों की गति के लिए सहायक है, और तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसको अच्छी तरह से काम करने के लिए साधारण नमक NaCl आवश्यक है। इसके अलावा NaCl जठर में, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण भी करता है। अगला प्रश्न है कि ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में कभी सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? तो जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती है और उनको पिघलाकर जो नमक है वो बर्फ को पिघला सकता है, इसलिए नमक का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों होता है अम्लीय? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, कॉपर सल्फेट को ध्यान रखना नीला थोथा भी कहते हैं। और अगला प्रश्न यही है कि नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट ही है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। CuSO4 हल्के नीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ये। इस प्रश्न को समझते हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर सल्फेट बना हुआ किससे है, परबल अम्ल है कि परबल क्षार है? परबल कौन है? कॉपर सल्फेट की जल के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं कि कौन सा क्षार और कौन सा अम्ल बनता है। देखो कॉपर ये क्षार से आता है हमेशा, पहला जो भाग होता है धातु वाला ये हमेशा क्षार से आता है। तो कॉपर का क्षार यहाँ से OH के साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CuOH2, ठीक है। और अम्ल क्या बनेगा? तो अम्ल SO4 और हाइड्रोजन से, SO4 और हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और हमें पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या एक परबल अम्ल है, इसलिए और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। तो परबल कौन है? अम्ल, इसलिए इस लवण की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय। इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या होता है? अम्लीय होता है। नीला थोथा क्या है? अगला प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीला थोथा कहते हैं। CuSO4.5H2O, 5 इसमें क्रिस्टलीय जल के अणु इसके साथ में एक इकाई सूत्र में, किसी अणु के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलीय जल कहलाती है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय जल कितना है? 5 है। हाइपो क्या है? तो हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट, और इसका प्रयोग फोटोग्राफी विलयन में होता है। नेगेटिव से रंगीन फोटो जो बनाई जाती थी पुराने टाइम में, आजकल तो इनका प्रयोग नहीं होता, रील का प्रयोग। तो हाइपो का घोल या हाइपो विलयन सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फेट इसको कहते हैं। इसका सूत्र है Na2S2O3.5H2। यहाँ पर भी 5 क्रिस्टलीय जल है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। क्यों होगी? इसको समझते हैं। देखो इस अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। पहला वाला भाग क्षार होता है, तो NH4OH के साथ मिलकर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक दुर्बल क्षार है। क्षार कैसा है? दुर्बल। अब अम्ल कैसा आया? तो अम्ल इधर से H और इधर लास्ट में क्या है? क्लोराइड, तो HCl। और HCl हमें पता है कैसा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल कौन है? अम्ल, इसलिए लवण की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर में विरंजन का गुण किसके कारण होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर हमें पता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। और ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है जो ब्लीच कर सके, यानी कपड़ों का रंग निकाल सके। और रंग निकालने के लिए उत्तरदायी इसमें है क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु के कारण ये ब्लीचिंग कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहते हैं NaSCO3। ये खाने का सोडा है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। 10 यहाँ पर क्रिस्टलीय जल है। Na2CO3 अगर केवल इतना ही है तो इसको कहते हैं सोडा S, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, बिना जल का अनहाइड्रस। और इसके साथ में अगर 10 क्रिस्टलीय जल है, जल के अणु है 10, तो ये बन गया धावन सोडा Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा है। अगला प्रश्न, इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को खाने वाले सोडे का प्रयोग खाद्य सामग्री के अलावा और कहाँ करते हैं? तो खाने वाला सोडा जो होता है इसका प्रयोग हम अग्निशामक यंत्र में अग्निशमन में करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कैसे करता है? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है NaHCO3। और अग्निशामक यंत्र में एक शीशी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसकी अभिक्रिया होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यानी किसी भी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो एक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ लवण तो बन जाएगा Na और Cl मिलकर NaCl, तो ये तो बन गया साधारण नमक NaCl। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी CO2। अब क्या बचा? CO3 में से CO2 निकल गई तो एक ऑक्सीजन बची, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो बन गया जल का एक अणु। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने वाली गैस है।
क्यों बुझा देती है आग? क्योंकि आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। जैसे मान लो यहाँ पर पेपर है, ये जल रहा है, इसमें से आग निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, वो इसको ढक लेगी, कवर कर लेगी, ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाएगा और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलेगा नहीं, यानी आग बुझ जाएगी। अगला प्रश्न भी यही है कि अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक गैस है, अग्नि बुझाने वाली है, और ऑक्सीजन गैस आग लगाने के लिए आवश्यक है, आग जलाने वाली है। ब्लीचिंग पाउडर वाला एक क्वेश्चन आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला प्रश्न है कि जल के निर्जमीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निर्जमीकरण का मतलब है कि जर्म को मारने के लिए, टू किल जर्म्स, जल में से जर्म्स को कीटाणु रहित करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में। तुम्हें पता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना वो एक अच्छा कीटाणुनाशक है, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है और ये क्लोरीन जल को कीटाणु रहित करने के काम में आ सकती है। इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम जल के निर्जमीकरण के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मैंने आपको बताया कि ब्लीच करने के लिए कपड़ों के लिए क्लोरीन है इसके पास, इसलिए एक ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे सकता है किसी को, इसके पास ऑक्सीजन है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीकारक भी है। और इसी से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है CH3। इससे पहले वाले वीडियो में आप लवणों के उपयोग के बारे में, इन सब सारे लवणों के उपयोग वहां से देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है कि एक अज्ञात गैस है जो शीघ्रता से जल में घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अनील अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और यहाँ पर हो रहा उल्टा, लाल लिटमस हो रहा नीला। तो लाल को नीले में करने वाला कौन होता है? क्षार। तो गैस की प्रकृति क्या हो गई? क्षारीय प्रकृति। यानी गैस कैसी है? क्षारीय प्रकृति। गैस की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि बेकरी उत्पादों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग, बेकरी इंडस्ट्री में बेकिंग यानी पकाने के लिए तो बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का उत्पाद किस संयंत्र में होता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका निर्माण कौन से संयंत्र में होता है? तो संयंत्र का नाम याद रखना, हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र भी कहते हैं इसको। हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का निर्माण किया जाता है। नीला थोथा, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा है, वहां पर पूछा था नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को, और यहाँ पर इसका सूत्र पूछ लिया। तो यहाँ पर 5 जल के क्रिस्टलीय अणु है, ये ध्यान रखना है, CuSO4.5H2O, ये नीला थोथा है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का व्यवहारिक नाम क्या है? तो व्यवहारिक नाम है इसका वाशिंग सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10H2, ये व्यवहारिक नाम हो गया इसका, Na2CO3.10H2, वाशिंग सोडा, धावन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। लाल दवा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, तो लाल दवा है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। लाल दवा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? कमर्शियल नाम, तो कमर्शियली इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और केमिस्ट्री में इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? जो सिंदूर प्रयोग करती है महिलाएं, उसका रासायनिक नाम है लेड टेट्रा ऑक्साइड, Pb3O4, इसको लाल लेड कहा जाता है, रेड लेड, Pb3O4, लेड टेट्रा ऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन है इसलिए टेट्रा, लेड टेट्रा ऑक्साइड सिंदूर है ये। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन किस लवण का जलीय विलयन है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फेट Na2S2O3.5H2, इसका जलीय विलयन होता है हाइपोविलियन, जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है नेगेटिव के विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों का जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ विद्युत अनअपघटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ऐसे पदार्थों का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और जिनका नहीं करता, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उन पदार्थों का जलीय विलयन जो है वो विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करने वाली रसायन विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वो रसायन विज्ञान की शाखा है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रासायनिक प्रभाव पर काम करती है। रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस में आयनिक बंध बनता है? इनमें से किस में आयनिक बंध है? तो लवणों में आयनिक बंध होता है,
अम्ल और क्षार से जो लवण बनते हैं, तो यहाँ पर लवण कौन सा है? जल लवण नहीं है, NH3 नहीं है, Cl2 नहीं है, लवण कौन है? NaCl। तो इसमें कौन सा बंध हो जाएगा? आयनिक बंध। आयनिक बंध वह बंध होता है जिसमें एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन को मिला, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध, और ये यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि तेजाब को यानी अम्लों को हमेशा किस प्रकार के बर्तन में रखना चाहिए? प्लास्टिक, कांच, धातु या मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है कांच के बर्तन में, क्योंकि धातु के साथ तो इनकी अभिक्रिया हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में नहीं रख सकते, प्लास्टिक को भी जला देंगे, कांच के बर्तन में इनको रखना चाहिए। कांच सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? फिटकरी क्यों रक्तस्राव को रोक देती है? तो इसका कारण है इमल्शन, अपोहन, स्कंदन या विसंक्रमण। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है जब थक्का बनाने को कहते हैं स्कंदन, कोगुलेशन। तो स्कंदन का गुण होता है फिटकरी में, इसलिए रक्तस्राव को रोक देती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH होगा। देखो ये 30 डिग्री कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, कन्फ्यूज करने के लिए। तापमान चाहे कितना ही हो, अगर वो विलयन उदासीन है तो उसका pH का मान हमेशा क्या होगा? 7 होगा। उदासीन विलयन की pH 7 होती है, अम्लीय की pH 7 से कम होती है, यानी 0 से 7 के बीच, और क्षारीय की pH 7.1 यानी 7 से ज़्यादा और 14 तक होती है, 7.1 से 14 तक। 14 पर प्रबल क्षार होती है, और 0 के आसपास यानी 0.1 से 1, ये 0.1 के आसपास वाले ये जो होते हैं ना 1 pH वाले, ये प्रबल अम्ल होते हैं, और 7 pH वाले उदासीन होते हैं। तो ये अम्ल क्षार लवण पे और अम्ल क्षार और लवण पर ये कुछ MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें और क्वेश्चंस अम्ल क्षार और लवण पे जो बच गए हैं वो उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इसी चैनल पर। इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर मिलते रहेंगे, अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपका कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बने रहिए इसी चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।